दोस्तों, अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहां पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों, हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे निर्धनता के दुष्चक्र के बारे में। इसको हम इंग्लिश में विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी भी कहते हैं। तो बच्चों, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी जो है वो क्यों होती है, अल्पविकसित देश गरीब क्यों होते हैं, उसके बारे में हम जो हैं वो जो नकड़से के विचार हैं उनको हम आप बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो प्रोफेसर नकड़से ने बताया कि एक व्यक्ति इसलिए गरीब होता है क्योंकि वो गरीब है। क्योंकि एक व्यक्ति गरीब है तो उसके पास शिक्षा के अवसर कम होंगे, स्वास्थ्य के अवसर कम होंगे, प्रशिक्षण के अवसर कम होंगे। तो जब वो उत्पादन करने जाएगा तो डेफिनेटली वो कम मात्रा में उत्पादन कर पाएगा, जिसकी वजह से एक गरीब व्यक्ति गरीब ही बना रहता है। इसी तरीके से एक गरीब देश होता है जिसके पास बचत का स्तर कम होता है, आय का स्तर कम होता है, निवेश का स्तर कम होता है, जिसकी वजह से वो देश भी गरीब बना रहता है। यानी कि अल्पविकसित देशों के सामने सबसे बड़ी समस्या जो है वो पूंजी निर्माण की होती है, जिसकी वजह से एक गरीब देश गरीब ही बना रहता है। तो नकड़से के जो विचार हैं उसको हम इस वीडियो के माध्यम से आप बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे। बच्चों, तो ये जो नोट्स है ये हमने हमारी ऐप है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, वहाँ पर आपको ई फॉर्मेट में, ई बुक फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे, रीडेबल हैं। इसके अलावा डिफरेंट यूनिवर्सिटी के यूजी पीजी के अकॉर्डिंग हमने काफ़ी सारे कोर्स बनाए, यूपीएससी के कोर्सेज बनाए हुए हैं, पीजीटी इकोनॉमिक्स के कोर्सेज हमने बनाए हुए हैं। तो वो आपको सारी की सारी हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे जाके उन सबको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ कि जो ये थ्योरी है, ये इसको प्रतिपादन किया था प्रोफेसर नकड़से ने। उनकी जो बुक थी, बुक का नाम आप याद रखिएगा, प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। उनमें उन्होंने अपने विचार दिए और बताया कि एक अल्पविकसित देश जो है वो निम्न स्तर संतुलन जाल में फंसा रहता है। यानी कि संतुलन का स्तर जो है वो बहुत नीचे लेवल पर होता है, और एक देश इसलिए निर्धन बना रहता है क्योंकि वो निर्धन रहता है। यानी कि निर्धनता स्वयं ही निर्धनता को जन्म देती है। तो यानी कि इन्होंने एक वर्ड लिखा है, वो आप वर्ड को याद रखिएगा, ये काफ़ी पॉपुलर है, इसका जो फेज है, एक देश इसलिए निर्धन है क्योंकि वह निर्धन है। यानी कि एक तरीके से वो कह रहे हैं कि निर्धन अपना कारण भी है और परिणाम भी। ठीक है, कारण भी है और परिणाम भी, यानी कि निर्धनता स्वयं अपना कारण है और स्वयं अपना परिणाम है। तो आखिरकार क्या होती है निर्धनता की वजह, क्यों निर्धनता पाई जाती है, उसके बारे में बच्चों मैं आपसे यहां पे डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। देखिए, सॉरी, देखिए यहां से हम समझने की कोशिश करते, पहले इसको हम समझने की कोशिश करते। एक छोटी सी ग्राफ बना हुआ है, इसको हम अपने कंसेप्चुअली मजबूत करते। देखिए, एक अल्पविकसित देश वो होता है जहां पर आय का स्तर जो है वो बहुत नीचा होता है, आय का निम्न स्तर होता है, निम्न स्तर। ये तो आप सबको पता है कि अल्पविकसित देशों में जनसंख्या ज़्यादा होती है, जनसंख्या ज़्यादा होने के बावजूद भी वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय कम होती है। यानी कि बाजार का आकार जो है वो बहुत ही छोटा होता है। तो इसकी वजह से जो बचत का लेवल है वो बहुत नीचा होता है, क्योंकि ज़्यादातर हिस्सा आय का वो अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने में चला जाता है। तो क्योंकि बाजार बहुत छोटा होता है इसलिए दो स्तर पड़ेंगे, एक तो मांग का स्तर बहुत नीचा होगा, दूसरा मांग का स्तर नीचे के अलावा जो पूंजी निर्माण की दर है वो भी बहुत नीची होगी। यानी कि आप समझिएगा, अगर कम बचत है तो डेफिनेटली आपकी जो लेवल ऑफ डिमांड है वो भी कम होगी, साथ ही साथ आपका पूंजी निर्माण की दर भी नीची होगी। यानी कि पूंजी निर्माण की दर नीची का मतलब है कम निवेश, और कम निवेश का मतलब है कम उत्पादन, और कम उत्पादन का मतलब है गरीबी। ठीक है जी, क्योंकि पूंजी निर्माण नहीं, भाई पूंजी निर्माण करना यानी कि बचतों को निवेश करना बहुत जरूरी है, लेकिन यहां पे क्योंकि बचत ही नहीं है इसलिए निवेश ही नहीं होता। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मांग कम होने की वजह से निवेश की प्रेरणा भी नहीं होती है, यानी कि लोग निवेश करना भी नहीं चाहते, लोगों में उत्साह ही नहीं होता है, जिस सबका परिणाम निम्न उत्पादकता के रूप में पाया जाता है। और एक गरीब देश हमेशा गरीब बना रहता है क्योंकि निम्न उत्पादकता की वजह से उसके यहाँ पे आय का स्तर भी नीचा होता है। यानी कि सबसे बड़ी जो समस्या है वो है प्रति व्यक्ति आय का निम्न होना, जिसकी वजह से बचत कम होती है, बचत कम होने से मांग कम होती है, निवेश कम होता है, और अल्टीमेटली निम्न उत्पादकता बनी रहती है। तो इसकी वजह से हम जो बनाते हैं एक सर्कुलर सा फ्लो बन जाता है, जिसको कि देखिए यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। इस सर्कुलर फ्लो को आप ध्यान से समझिएगा, हम यहाँ पे आपको समझाते हैं सर्कुलर फ्लो किस तरीके का बनता है। इसके दो पक्ष हमने ले लिए, या आप कह सकते हो इसके दो पक्ष होते हैं, एक तो होता है मांग पक्ष और दूसरा पूर्ति पक्ष। पूर्ति पक्ष की बात कर रहे हैं बच्चों,
पूर्ति पक्ष और मांग पक्ष। ठीक है, पूर्ति पक्ष और मांग पक्ष, ये दो पक्ष हैं। तो बात करें बच्चों पूर्ति पक्ष की, देखिए पूर्ति का मतलब है उत्पादन से, उत्पादन पक्ष से। तो क्योंकि आय का स्तर निम्न है इसलिए निम्न बचत होती है। निम्न बचत होने से पूंजी निर्माण की जो दर है, पूंजी निर्माण की दर जो है, पूंजी निर्माण की जो दर है वो नीची होती है। पूंजी निर्माण की दर नीची होने से कम उत्पादन होता है। यानी कि मान लीजिए आपके पास बचत ही नहीं है, जब बचत ही नहीं है तो निवेश कहां से करोगे, जब निवेश नहीं होगा तो उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो आय नहीं होगी। यानी कि अगर मान लीजिए एक व्यक्ति के पास इतनी बचत ही नहीं है कि वो निवेश कर सके तो वो अमीर ही नहीं हो सकता। इसी तरीके से एक देश के पास अगर कम बचत है तो वो पूंजी का निवेश नहीं कर पाएगा, जब निवेश नहीं कर पाएगा तो फिर गरीबी बना रहेगा। वो तो बहुत सिंपल सी बात है। इसी तरीके से मांग की बात करें तो क्योंकि आय का स्तर निम्न होता है, आय का स्तर निम्न होने की वजह से निम्न मांग होती है, और निम्न मांग होने से निवेश की जो प्रेरणा होती है वो भी निम्न होती है। यानी कि दोनों ही में आपने देखा कि निवेश निम्न होता है, यहां पर हमने मांग पक्ष की बात बताई, और निवेश कम होने से कम उत्पादन होता है। यानी कि दोनों पक्ष होते हैं, मांग भी कम होती है, पूर्ति भी कम होती है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था निम्न संतुलन स्तर पर बनी रहती है। यानी कि मांग भी निचले लेवल पे, और अब मैं अगर डायग्राम की बात करूँ ऐसे इस तरीके से समझ लीजिए कि बहुत नीचे लेवल पे संतुलन की स्थिति, बहुत ऐसे नहीं होता लेकिन इकोनॉमी में, लेकिन मैं आपको अगर मान लीजिए संतुलन ऐसे बनाएं, एग्रीगेट डिमांड बनाएं और एग्रीगेट सप्लाई बनाएं, यानी कि बहुत नीचे लेवल पे ये संतुलन स्थापित हो जाता है अर्थव्यवस्था में, ये समझाने की बच्चों कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए कुछ सुझाव भी हमने बताए। तो नकड़से ने गरीबी को तोड़, देखिए इनका जो पूरा का पूरा विचार था वो रहा है विकसित, जो संतुलित ग्रोथ पर, बैलेंस ग्रोथ पर। तो उनके विचारों में क्या उन्होंने बताया उसको भी हमें समझना पड़ेगा। समस्या क्या है, समस्या है, देखिए समस्या क्या है, देखिए मैं क्या पूछना चाह रहा हूं आप बच्चों से, समस्या क्या है। ठीक है, समस्या क्या है, समस्या है निम्न पूंजी निर्माण, निम्न पूंजी निर्माण। ठीक है, निम्न पूंजी निर्माण। और निम्न पूंजी निर्माण का कारण क्या है, कारण यह है कि हमारी जो बचत है वो कम है। तो फिर उपाय क्या है, उपाय है बचतों को बढ़ाना, बचतों को प्रोत्साहित करना, बचतों को प्रोत्साहित करना एक उपाय है। अब बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जा सकता है, बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की भूमिका आ जाती है, सरकार की भूमिका। सरकार क्या कर सकती है, नंबर 1, एक तो होता है जबरदस्ती, ठीक है जी, दूसरा होता है कि आपसे प्यार प्यार में करवाए। यानी कि सरकार दोनों ही तरीके अपनाएगी जिससे कि लोगों की बचत का स्तर जो है वो बढ़े। यही बात नकड़से ने बताई थी, जो कि हम आपको आगे वाले वक्त में बच्चों यहां पे हम आपको समझा रहे हैं। देखिए यही बात उन्होंने हमें मिलेगी कि तोड़ने की रणनीति। देखिए यहां से हम बता देते हैं बच्चों को। तो उन्होंने कहा कि मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष दोनों में ही सरकार को एक रोल होना चाहिए, यानी कि सरकार की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया। तो क्या रणनीति अपनाई बच्चों, क्या रणनीति है, देखिए पूर्ति पक्ष को तोड़ने की बात हम पहले कर रहे हैं। सबसे पहले अविकसित देशों की जो मूल समस्या है वो है पूंजी निर्माण की नीची दर। ये आपको हमने ऑलरेडी बता दिया कि पूंजी निर्माण जो है वो नीची समस्या है, और पूंजी निर्माण की निम्न दर का कारण है बचतों का निम्न होना। तो इसका मतलब सरकार क्या कर सकती है, राजकोष नीति के माध्यम से बचतों में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। यानी कि इसके लिए क्या जरूरी है कि जो भी विलासिता की वस्तुएं हैं, जो भी लग्जरी गुड्स हैं, सरकार उन पे भारी मात्रा में कर लगाए। यानी कि जैसे मान लीजिए एसी है, कार है, या कोई मान लीजिए आप गोवा घूमने जा रहे हो सपोज कीजिए, तो इस पर सरकार क्या लग सकती है, कर लगा सकती है भारी मात्रा में। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए कोई किराए की आमदनी हो रही है, यानी कि सरकार चाहती है कि प्रॉपर्टी लोग ना खरीदें, इस तरीके की बातें उन्होंने कही, तो इससे क्या होगा कि जो उपभोग का लेवल है वो घटेगा और लोग क्या करेंगे, बचत करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। ठीक है, साथ ही साथ सरकार को अनिवार्य जमा स्कीम, अनिवार्य जमा स्कीम का मतलब है कि सरकार परमानेंट कर दे कि भाई हर व्यक्ति को 25,000 रुपये की एनएससी, हम भारतीय रेफरेंस में बात करें, एनएससी खरीदनी पड़ेगी। तो इसका मतलब हर व्यक्ति 25,000 रुपये खर्च करेगा।
सरकार को लोन देने के लिए, या अनिवार्य ऋण स्कीम, यानी कि सरकार कहे कि सरकार बॉन्ड जारी करेगी और आपको वो अनिवार्य रूप से वो बॉन्ड खरीदने पड़ेंगे। इसके माध्यम से सरकार पैसे को इकट्ठा कर सकती है। यानी कि विकास की प्रारंभिक अवस्था में घरेलू बचतों की भरपाई करने के लिए उन्होंने विदेशी पूंजी की पर भी बोल दिया। यानी कि अगर मान लीजिए देश में इतनी पूंजी नहीं है तो विदेशों से पूंजी ले लेने के दो तरीके उन्होंने बताए। पहला, बचतों को बढ़ाना, साथ ही साथ विदेशी पूंजी, आप कह सकते हो विदेशी पूंजी। तो इससे क्या होगा कि जो उत्पादन है उसमें वृद्धि आएगी। ठीक है बच्चों, तो उत्पादन बढ़ाना बहुत बड़ी समस्या है। तो ये सारा का सारा जो तरीका उन्होंने बताया वो बताया पूर्ति पक्ष पे। मांग पक्ष की बात करें तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि बाजार का आकार सीमित होने के कारण निवेश की प्रेरणा का ऐसे देशों में अभाव होता है। यानी कि बाजार का जो आकार का मतलब क्या है कि लोग वस्तु नहीं खरीदना चाहते, लोग टीवी खरीदना नहीं चाहते, लोग फ्रिज खरीदना नहीं चाहते, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है। तो अर्थव्यवस्था में केवल उत्पादन बढ़ाने से काम नहीं बनेगा। आप टीवी का उत्पादन बढ़ा दो, आप एसी का उत्पादन बढ़ा दो, आप फ्रिज का उत्पादन बढ़ा दो और आप सोचो कि अर्थव्यवस्था विकसित हो जाएगी, ऐसा नहीं है। लोगों की परचेजिंग पावर भी आपको बढ़ानी पड़ेगी। यानी कि जब तक लोग एसी खरीदने के लिए तैयार नहीं होंगे, टीवी खरीदने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक एक देश गरीबी बना रहेगा। यानी कि आपने उत्पादन बढ़ा दिया बचतों करके, आपने वो उत्पादन बढ़ा दिया विदेशों से ऋण लेके, लेकिन अब समस्या आ रही है कि किस तरीके से उस उत्पादन के साथ साथ हम मांग को बढ़ाया जाए। इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया जिसको हम बोलते हैं संतुलित विकास की रणनीति। तो बच्चों संतुलित विकास रणनीति के बारे में हम आपको अलग से वीडियो बना के समझाएंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि संतुलित विकास रणनीति के अनुसार जो कृषि क्षेत्र है, उद्योग है, परिवहन है, व्यापार है, इन सब में एक साथ निवेश करना चाहिए ताकि एक उद्योग जो है उसका उत्पादन दूसरे उद्योग के लिए मांग बन जाए। इसकी वजह से सभी का अर्थव्यवस्था में बढ़े। यानी कि अर्थव्यवस्था में जब आप एक साथ निवेश करोगे, जूता बनाओगे तो वो कार खरीदेगा, कार वाला टीवी खरीदेगा, टीवी वाला फ्रिज खरीदेगा। यानी कि सभी अर्थव्यवस्था में एक उद्योग दूसरे उद्योग के लिए मांग सृजन करेंगे। ये उनका सुझाव था। हालांकि कई अर्थशास्त्रियों ने इसकी आलोचना की और कहा कि भाई अविकसित देशों में पैसा ही कहाँ होता है जो वो आप कह सकते हो एक साथ निवेश कर सकें। लेकिन फिर भी जो नकरसे थे उन्होंने इसके लिए संतुलित विकास रणनीति का ही सहारा लिया। तो बच्चों अगली वीडियो से हम आप बच्चों को बताएंगे किस तरीके से संतुलित विकास रणनीति और असंतुलित विकास रणनीति में भेद होता है, क्या इनका बीच का लॉजिक है, क्या है। इसके अलावा बच्चों कई सारे अर्थशास्त्रियों ने संतुलित विकास रणनीति पर अपने सिद्धांत बनाए, कई सारे अर्थशास्त्रियों ने असंतुलित विकास रणनीतियों पे अपने सिद्धांत बनाए। वो सब हम आपको आने वाली वीडियो में बच्चों कराएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू। आप हमारी ऐप को भी जरूर डाउनलोड कर लें ताकि आपको ये सारे के सारे नोट्स और वीडियोज़ आपको सब कुछ सिस्टमेटिकल तरीके से मिल सकें। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।